हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और लास्ट टाइम हमने बच्चों ये पढ़ लिया था कि संविधान सभा कैसे बनी, उस संविधान सभा में कौन कौन लोग थे। और बच्चों संविधान सभा में पाकिस्तान विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या आपको पता है 299 रह गई थी। तो उस 299 सदस्यों की संविधान सभा ने अंत तक एक विधायिका की तरह यानी कि एक संसद की तरह यानी कानून बनाने वाली संस्था की तरह कार्य किया, साथ साथ संविधान निर्माण का कार्य भी किया। क्योंकि संविधान निर्माण के साथ साथ ये भी तय करना था कि देश का कानून, देश में कानून बना रहे, देश के नियम कानून तो चलाने थे ना, तो इसलिए ये सब चलता रहा। ठीक है, तो अब बच्चों संविधान सभा जब अपना कार्य शुरू करेगी तो किस चीज का कार्य शुरू करेगी? संविधान निर्माण का। अब आपने देखा होगा जो टीम वर्क होता है, जो पूरी टीम होती है, तो उनको कुछ काम बांटे जाते हैं हर जगह, और उनको काम बांटे जाएंगे और वो काम उनको पूरे करने होंगे, वही संविधान के क्या बन जाएंगे? अंग बन जाएंगे, हिस्से बन जाएंगे। तो इस तरह संविधान बनाने से पहले कुछ समितियां बनाई गई। आई थिंक 8 जो समितियां थी वो बड़ी समितियां थी। वैसे छोटी मोटी काफी सारी समिति थी, लेकिन सबको पढ़ना नहीं होता, एग्जाम में कुछ ही पूछी जाती बड़ी समितियों में से। तो बड़ी 8 समिति थी बच्चों, जो समितियों में लोगों को काम मिले। तो कुछ कुछ लोगों का ग्रुप बना के और उनका एक अध्यक्ष बना के समिति का, और उनको अलग अलग कार्य दे दिए गए। तो उन्हीं 8 समितियों की चर्चा करेंगे आज हम। तो चलिए, तो समितियां कितनी बड़ी थी, कितनी बनी थी, सॉरी, तो 8 बड़ी समितियां थी। कितनी समितियां थी बच्चों? 8 बड़ी समितियां थी। और जो उनके अध्यक्ष थे उनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, देखो ये संघ शब्द जब भी आएगा ना बच्चों, तो आप किसका नाम लेंगे? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके अध्यक्ष। एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रांतीय, ऐसे याद रखना, याद रखने का लॉजिक है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि फैक्ट भी है इसमें, कि फैक्ट ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक जगह मिला के तब प्रांत बनाए और तब देश बना, तब संविधान लागू हुआ। तो प्रांत का मतलब ये समझ लो, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा लॉजिक है कि प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रियासतों के अंदर। तो प्रांत जब भी आएगा तो आप किसको लगाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा देंगे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति मतलब राज्यों के बीच आपस में पारस्परिक समझौते के लिए एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, आप सब जानते हैं यार, संचालन कौन करता है? संचालन मुखिया करता है। और हमारी संविधान सभा का मुखिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। तो संचालन, ये समझ लो, इन्होंने किया। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एक झंडा समिति है, ये वैसे बड़ी समिति में नहीं आती कि भारत का झंडा क्या रहेगा, फ्लैग क्या रहेगा, नेशनल फ्लैग। तो इससे संबंधित एक समिति बनाई गई थी, और वो समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। यहाँ एक विवाद रहता है कि उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या कौन थे। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो आपको जेबी कृपलानी जवाब देना। हालांकि कई जगह ये विवाद है, कई पुस्तकों में, कि इस समिति के जो तदर समिति इसको कहा जाता था आरंभ में, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाय द वे एग्जाम में चूंकि यही करेक्ट किया है तो इसी को मान लीजिए आप। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। दूसरा बता देता हूँ, जेबी कृपलानी जो थे वो सुचेता कृपलानी के पतिदेव थे। ठीक है, सुचेता कृपलानी आप जानते हैं, इसी संविधान सभा में एक महिला थी जो संविधान सभा का एक सदस्य हुआ करती थी। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री और पूरे भारत के रूप में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी और पूरे भारत की भी। प्रारूप समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है जिसके बारे में अभी आगे पढ़ना है। प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब होता है ढांचा किसी चीज का। बच्चों भाई आप घर बनाने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप घर सीधे घर बनाना शुरू कर देंगे एकदम। कोई तो स्ट्रक्चर दिमाग में लेके चलेंगे, कोई नक्शा होगा, उसका कोई मैप होगा। तो पहले आप मैप तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं किस चीज का, कि भाई हमारा जो घर है तो उसमें किचन कहाँ होगा, हमारा रूम कहाँ होगा, बेडरूम, और सारी सारी चीजें कहाँ होंगी। तो वही है प्रारूप। संविधान बनाने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार करना था। तो उस प्रारूप को के समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और दिस इज द इम्पोर्टेंट कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसलिए नहीं कि इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, वो तो जनरल बात है, पूछे ही जाते हैं, लेकिन इसको भी हमें पढ़ना भी है इसके बाद। बच्चे एक समिति और है, चूंकि बोर्ड पे कट ना जाए इसलिए मैंने लिखी नहीं है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, उतार लेना। आई थिंक सबको समझ आई होगी ये बात, क्योंकि इसमें याद करने वाली बात ही है। और समितियां बनाई क्यों जा रही हैं बच्चों? जिससे कि संविधान का कार्य, जो निर्माण का कार्य है, वो पार्ट बाय पार्ट जो है पूरा हो सके। ठीक है, एक आदमी थोड़ी ना सब कुछ कर देगा,
तो सबको कुछ ना कुछ काम सौंपे जाएंगे संविधान सभा के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट समिति थी मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यक आप जानते होंगे, जो भारत में अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, तो ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो किसी देश के अंदर, वो समुदाय जो संख्या में कम हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू है क्योंकि हम मुस्लिम ज्यादा है। तो मूल अधिकारों का अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति मैं क्या लिख रहा हूं, संबंधित समिति, और इसके अध्यक्ष बच्चे बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसमें दो चीजें देख रहे होंगे, एक तो मूल अधिकार हमारे तो जो 12 से 35 तक आते ही आते हैं, मूल अधिकार में पढ़ेंगे हम, और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसके अंदर दो उप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? उप समिति। उप समिति माने समिति के अंदर समिति, छोटी छोटी समिति बना दी, मतलब कार्य और बांट दिए गए। और अगर बच्चों उप समितियों की बात हम करते हैं बेसिकली, तो ये उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, लिख लेना पूरा, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। तो अगर आपसे केवल ये पूछा जाए बच्चों कि भाई मूल अधिकार में अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाना, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति इस समिति का पार्ट है। ये मौलिक अधिकार उप समिति जो, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अच्छा, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो थी, अल्पसंख्यकों, दो ही तो चीजें हैं इसके अंदर, से संबंधित समिति या उप समिति, सॉरी, से संबंधित उप समिति। तो बच्चों उप समिति अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति जो थी, उसके जो प्रमुख थे, उसके जो मुखिया थे, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे द्वितीय बैठक में संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपको बात समझ आई होगी, आई थिंक, आई होप। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रही है। ओहो, कट गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, या चलो बोल देता हूँ। उप मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और अगर आपको कहें मूल अधिकारों के अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो समझ गए होंगे। और ये समितियां क्यों बनाई जा रही हैं? जिससे संविधान का कार्य पार्ट बाई पार्ट पूरा हो सके, एज ए टीम वर्क, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम देना है, हर समिति का अपना काम होता है। ठीक है, इतना बड़ा काम है ये। आगे चलते हैं बच्चों इसके अंदर, और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है इन समितियों में, उसका नाम डालते हैं, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी बच्चों, गठन 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई बच्चे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, सब जानते होंगे ये बात भी बच्चे। इसके सदस्य एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ तक कि इसके सदस्यों से काफी डीप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अध्यक्ष तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, लेकिन इसमें बच्चे 7 सदस्य कहीं जाते हैं अध्यक्ष सहित। और सबसे पहले तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही हो गए इसमें। दूसरे अगर हम देखना चाहें तो इसमें कई सारे सदस्य थे, जैसे आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर। नंबर 2 थे कृष्णा स्वामी, क्या ये लिख लो, मोहम्मद सादुल्ला। गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला और कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसके बाद अगर बच्चों हम देखते हैं तो एक थे बच्चों जिनका नाम था एन गोपाल स्वामी आयंगर हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। और इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो एन माधव राव थे। लेकिन ध्यान देना बच्चों, एन माधव राव की अगर हम बात करते हैं, एन माधव
राव। तो एन माधव राव जो आए थे इस समिति के अंदर, वो एक कैंडिडेट की जगह आए थे और उन कैंडिडेट का नाम था बीएल मित्र। क्या नाम था? बीएल मित्र के स्थान पे आए थे, बीएल मित्र। बीएल मित्र भी कह देते हैं इनको। बीएल मित्र की जगह एन माधव राव आए थे। उसकी वजह क्या थी? बीएल मित्र की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी इस समिति से क्या कर दिया था? इस समिति से अपना त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के कारण उनकी जगह कौन आए? एन माधव राव आए। आगे चलते हैं बच्चों, इसी के साथ मिटा देता हूं। 4 कैंडिडेट मैंने लिख दिए हैं। नंबर 5 के एम मुंशी। के एम मुंशी थे बच्चों। एक सदस्य और थे, एक डीपी खेतान नाम के सदस्य हुआ करते थे। तो 1948 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी जगह दूसरे व्यक्ति आए थे जिनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। और ये किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान। डीपी खेतान। और बच्चों डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। और 1948 में मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णामाचारी जो है उनकी जगह आए थे। ठीक है। और लास्ट और फाइनल कैंडिडेट इसमें रह गए हमारे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष भी थे और सदस्य में भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित। एन माधव राव का नाम लिखा ही दिया उन्होंने। ठीक है। तो सारे सदस्य हो गए। प्रारूप समिति का काम क्या था? मैंने अभी बताया हाल ही में, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट या एक स्ट्रक्चर या खाका बनाना। बच्चे एक चीज जानते हैं आप कि कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रक्चर उसका बनाया जाता है, प्रारूप। जैसे इमारतों का प्रारूप बनाया जाता है कि भाई कहाँ किचन होगा, क्या होगा, तो वही है ये प्रारूप समिति। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण काम था, मैं बता दूं बच्चों। और इसी में आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो ये तो हो गया। यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, बस ये आता है। ठीक है। और हाँ, सदस्यों के विषय में क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसकी मृत्यु के स्थान पर कौन आया था। ठीक है। तो एन माधव राव आए थे बीएल मित्र की जगह, आपको पता होगा। और डीपी खेतान की जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी। क्योंकि डीपी खेतान की 1948 में क्या हुई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आगे इसी क्रम में अगर बढ़ते हैं बच्चों, तो प्रारूप समिति ने क्या काम किया मैं बता देता हूं। तो प्रारूप समिति का काम था प्रारूप देना। तो प्रारूप समिति ने 2 प्रारूप पेश किए थे बच्चों। पहला प्रारूप जो पेश किया था उसमें 13 अनुसूचियां थी और 13 अनुसूची 240 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। लेकिन उसका चेकिंग भी होना था संविधान सभा के द्वारा, लेकिन संविधान सभा में उसकी खूब आलोचना हुई, उसके बारे में शिकायतें की और फर्स्ट प्रारूप को कैंसिल कर दिया गया। बाद में प्रारूप समिति को कहा गया कि आपका ये जो आपने खाका तैयार किया है ये बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए कुछ दूसरा तैयार कीजिए। और 1948 में पहला प्रारूप दिया गया था। 1948 का पहला प्रारूप लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया, उसके बारे में खूब आलोचना हुई। तो प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार करना शुरू किया। और आपको पता होगा कि संविधान का यही प्रारूप जो हमारा मूल संविधान था 6 माह के अंदर तैयार कर दिया गया। तो 6 माह के अंदर अंदर उसको तैयार किया गया और बाद में कब लागू हुआ कब नहीं, तो ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो चलिए एक हेडिंग बनाइए आप, संविधान का प्रभाव में आना, इसमें पढ़ते हैं। संविधान का प्रभाव में आना। अब मैंने आपको बताया 1948 में पहला प्रारूप दिया था, लेकिन लोगों की आलोचनाओं के बाद, संविधान सभा की आलोचना के बाद उस प्रारूप को मना कर दिया गया, उसको स्वीकारा नहीं गया। उसके बाद अगर बच्चों हम देखते हैं तो संविधान का दूसरा प्रारूप ठीक उसके 6 माह बाद तैयार कर दिया गया और उसको स्वीकार किया गया। उस प्रारूप की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रारूप में आप जानते हैं 395 आर्टिकल थे। चलो ये बात मैं दिखाई देता हूँ। प्रारूप समिति ने जो, ये तो बाद में आप डालेंगे, प्रारूप समिति ने जो लास्ट में जो प्रारूप दिया था, लास्ट और फाइनल प्रारूप, एक प्रारूप तो फेल कर दिया था पहला, दूसरा प्रारूप, तो उसमें आप जानते हैं 395 आर्टिकल, अनुच्छेद, जो कि हमारा मूल संविधान है, अनुच्छेद 22 भाग और बच्चों 8 अनुसूचियां थी। ये क्या होती है मैं बता दूंगा सब जब संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे हम। और भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। बच्चों ये जो प्रारूप तैयार हुआ था, ये
संविधान सभा की 141 बैठकों के बाद तैयार हुआ था। इसके लिए संविधान में 141 बैठक, संविधान सभा की 141 बैठक हुई थी और ये प्रारूप तैयार हुआ था बच्चों आपको 1948 में। हालांकि 1948 में पहला प्रारूप फेल कर दिया था, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें 13 अनुसूचियां थी और 240 अनुच्छेद थे, तो उसको फेल कर दिया था, इसको अपना लिया था। अब ये प्रारूप है, केवल संविधान नहीं बना, ये संविधान का प्रारूप है, ध्यान देंगे आप। 1948 में प्रारूप तैयार और स्वीकृत हो गया 141 बैठकों के बाद। 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद होंगे। ऐसा जैसे मान लीजिए आप इमारत बना रहे हैं, तो इमारत से पहले आपने ये तय कर लिया भाई हम अपने घर के अंदर 3 रूम बनाएंगे, ठीक है, 3 रूम बनाएंगे, एक किचन होगी, एक बाथरूम होगा। हो सकता है प्रारूप ये भी हो कि 2 रूम होंगे और बड़े बड़े किचन और बाथरूम वगैरह होंगे और एक लॉबी होगी, इस तरह का कुछ भी प्रारूप हो सकता है। तो प्रारूप होता है, स्ट्रक्चर है वो। अभी संविधान थोड़ी ना बनकर तैयार हो गया, ये तो केवल प्रारूप बना है। अब जब प्रारूप बन गया तो अब संविधान पे काम होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, सुनिए, अब देखेंगे हम संविधान का प्रभाव में आना। संविधान किस किस तरह से प्रभाव में आया। तो अगला हेडिंग हमारा है संविधान का प्रभाव में आना। किसी को ऐसा लगता हो अगर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी स्पीड को क्या कर दूंगा, स्लो कर दूंगा। वैसे आपके पास एक रास्ता होता है कि आप YouTube वीडियो को प्लेबैक स्पीड पे जाके स्लो या तेज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना स्लो करने की ज़रूरत है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहे होंगे, है ना, तो कोई बात नहीं। मैं ये जो वीडियो अपलोड करता हूँ बच्चे गाँव से करता हूँ, ठीक है, मैं गाँव में रहता हूँ, ठीक, तो वहीं से ये वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें इंटरनेट अपलोडिंग वगैरह की, क्योंकि गांव तो इंटरनेट इतनी बढ़िया व्यवस्था है नहीं। भले ही 21वीं सदी आ गई हो, लेकिन स्थिति आज भी कुछ ऐसी है। लेकिन हमें पढ़ने से मतलब है। बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जैसे भैंस की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, गाय की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये आती रहती है, क्योंकि मेरा रूम जो है वो बाहर की तरफ है, बिल्कुल सड़क की बगल में, तो इस वजह से ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक, बाहर वाली आवाज़ें आती रहती हैं। सो नो प्रॉब्लम, इतना भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो संविधान का प्रभाव में आना, अगर संविधान का प्रभाव में आने की बात करते हैं तो बच्चों 3 बैठक हुई यहाँ। कितनी बैठक? 3 बैठक। अब 3 बैठकों की बात करते हैं। सबसे पहली बैठक, और क्या क्या हुआ इन बैठकों में ये देखते हैं। तो सबसे पहली बैठक जो हुई थी बच्चों हमारी, तो वो हुई थी 4 नवंबर 1948। ऑब्वियसली 19, और ये कितने दिन चली? ये 5 दिन चली, 9 नवंबर 1948। इसमें क्या हुआ, ध्यान से समझना। जो हमारा संविधान, हमारी समितियों ने भी काम पूरा कर लिया, संविधान का प्रारूप भी तैयार हुआ, और अब संविधान को जो जो समितियों ने बनाया था कि भाई ये चीज इसमें रखेंगे, ये चीज इसमें रखेंगे, उसको पढ़ के सुनाया गया। तो संविधान को क्या करा गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम संविधान को पहली बार पढ़ा गया कि भाई ये रहेगा संविधान। अभी पढ़ा गया, अभी उसमें मिस्टेक वगैरह जितने भी संशोधन करने होंगे वो अभी फिक्स नहीं है वो संविधान। तो संविधान को पहली बार पढ़ा गया और बच्चे उस पर आम चर्चा हुई। आम चर्चा माने कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये यहाँ गलत हो सकता है, तो उस पर आम चर्चा हुई। ध्यान रखना, पहली बैठक 4 नवंबर 1948, क्योंकि 1948 में ही पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप जो है सौंपा गया था किसको, संविधान सभा को। किसने? प्रारूप समिति ने सौंपा था। अन्य समितियां काम कर ही रही हैं साथ साथ के भी, मौलिक के अधिकारों पे काम करना है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे काम करना है, झंडा समिति झंडे पे काम कर रही है कि झंडा क्या होने, तो बहुत सब काम चल रहा है, हो चुका है मतलब। तो इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो दूसरी बैठक हमारी होगी। तो पहली बैठक में आपने समझ लिया 4 नवंबर 1948 को 9 नवंबर 1948 से अगर हम देखते हैं बच्चों इसमें, तो केवल ये काम हुआ कि संविधान को पहली बार पढ़ा गया और आम चर्चा हुई। अब हम देखते हैं दूसरी जो बैठक होगी हमारी, दूसरी बैठक जो हुई तो 15 नवंबर 1948 से और 17, वैसे मैं जनरली वीडियो दिन में बनाता नहीं हूँ, रात में बनाता हूँ। आज मैं वीडियो दिन में बना रहा हूँ क्योंकि कल से आपकी कोई वीडियो बन नहीं पाई इस वजह से। तो ये 17 नवंबर 1949 तक हुई, ठीक है। ये बैठक जो हुई 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक हुई बच्चों, है ना। 2 दिन नहीं है, ये देखना ये साल बदला हुआ है 49। तो इतने दिन तक ये दूसरी बैठक चली और आप देखेंगे 17 नवंबर नहीं, सॉरी अक्टूबर है,
1949। और इसमें क्या हुआ, इसमें हजारों की तादाद में 5000 समथिंग के आसपास संशोधन करने थे, जिसमें 2700 समथिंग के आसपास जो है संशोधन हुए। तो इसमें संविधान में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी लोगों को, उनमें संशोधन कर दिए गए। अब तीसरी और अंतिम बैठक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है बच्चों हमारी 14 नवंबर 1949 से तीसरी बैठक 1949 से, और बच्चों 26 नवंबर 1949, द मोस्ट इंपोर्टेंट डे, ये आप देखते होंगे 26 नवंबर 1949। और इसमें संविधान को कंप्लीट कर दिया गया, संविधान का अंगीकार हुआ। अंगीकार का मतलब पूरे अंग हो गए उसके। तो संविधान, यहाँ संविधान अंगीकृत हुआ, उसका अंगीकार हो चला, यानी वो पूरा हो गया बन के। और बनने के बाद की स्थिति अगर हम बच्चों देखते हैं तो आप देखेंगे कि जिस दिन ये 26 नवंबर 1949 था तो उपस्थित 299 सदस्य उपस्थित थे। कितने, सॉरी 299 सदस्य तो कुल थे, 299 से 284 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे सभा में, है ना, यानी 15% थे उस दिन। और इनके क्या कराए गए, इनके हस्ताक्षर करा दिए गए 284 सदस्यों के संविधान पे कि आप लोग उपस्थित हैं और आप संविधान सभा के लोग हैं और आपके द्वारा इस संविधान को लागू किया जाएगा, मतलब संविधान बनकर तैयार हुआ। अब दिक्कत एक आई, तो कितने सदस्य, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने सदस्य उपस्थित और अनुपस्थित थे। तो 299 में 284 सदस्यों के सिग्नेचर हो गए उस पर। और 26 नवंबर 1949 को फिर बच्चों आगे ये हुआ कि संविधान तो अब अंगीकार हो चला है, अब उसको लागू करने की बात आती है। अगर लागू करने में देखते हैं तो इनमें 15 अनुच्छेद हाथ के हाथ लागू कर दिए। इन्होंने क्या कर दिए, वो खुद ही लागू हो जाने थे। देखो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, 15 अनुच्छेद यहाँ लागू हो गए, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून थे। ये एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि और भी थे 324, 333, तो नागरिकता संबंधी कानून जो थे उनकी मैं कभी कभी उनको पूछ लेते। क्यों, देखिए ऐसा क्यों हुआ कि नागरिकता संबंधी कानून लागू हो गए। बच्चे ऐसा है कि कहीं से तो शुरुआत होगी। आपको अगर आगे संविधान पे मनन करना है या संविधान को लागू करना है कि भाई आगे चल के, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि भाई नागरिक कौन है हमारे देश का, किसको हम नागरिक माने और किसको नागरिक नहीं माने। क्योंकि नागरिकों के लिए तो भारतीय संविधान बना है, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए है। तो पहले ये तो डिसाइड करो कि नागरिक कौन है। इसलिए 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को बच्चे संविधान को पूर्ण रूप से ना लागू करके लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। आपको पता होगा क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान दिवस। ध्यान रखें, लागू नहीं हुआ, लागू तो 15 अनुच्छेद हुआ, बनकर तैयार हुआ। संविधान दिवस 26 नवंबर को कहा जाता है। अब बात है संविधान को लागू करने की बच्चे, कि लागू कब किया जाएगा, ठीक है। तो 15, ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को बच्चों कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद लागू हुए, जिसमें कुछ नागरिकता संबंधी थे और बाकी 324, 333 और पता नहीं कौन कौन से थे। तो उन्हें मैं बता नहीं रहा हूँ, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना। आगे चलते हैं बच्चे, आप जानते होंगे कि ये तो 15 अनुच्छेद लागू हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब कुछ क्वेश्चन ये उठते हैं, पूर्ण रूप से लागू, कुछ क्वेश्चन ये उठते हैं बच्चों के दिमाग में, और आने भी चाहिए क्वेश्चन यार, कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बन चुका था 1949 में, तो हमने ये 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया। तो इस 26 जनवरी की अपने आप में महत्ता है। क्या महत्ता है, तो मैं बता देता हूं कि बच्चों दिसंबर 1929 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, और कहाँ हुआ था, लाहौर, पाकिस्तान में। भाई उस समय तो पाकिस्तान हमारे पास ही था, पाकिस्तान से कुछ था ही नहीं उस समय। लाहौर अधिवेशन बोलते हैं इसको, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन हुआ, और लाहौर अधिवेशन में हमने ये कहा था, हमने वहां क्या करा, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया था। कौन सा
प्रस्ताव पारित करा था। उस अधिवेशन में कांग्रेस की उस सभा में, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे आप जानते होंगे आधुनिक भारत में, तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसको लाहौर अधिवेशन कहा गया क्योंकि लाहौर में हुआ था। और यहाँ पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। लेकिन पूर्ण स्वराज्य मनाया किस दिन जाए ये तय किया गया, और वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ध्यान से समझना, यानी कि प्रथम पूर्ण स्वराज्य दिवस, या यूं कह लो प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब 1930 तो दोबारा आएगा नहीं, तो किसकी महत्ता बन जाएगी 26 जनवरी को, चूंकि हमने पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया था, इसलिए हमने 26 जनवरी का इंतजार किया। और आपको पता होगा इसी चक्कर में 26 जनवरी हमारा गणतंत्रता दिवस बना। क्या बना? गणतंत्रता दिवस। देखो बच्चों, स्वतंत्रता और गणतंत्रता में एक अंतर है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है और गणतंत्र होने का मतलब क्या है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं बच्चों कि जब आदमी इंसान पैदा हो जाता है, वो बड़ा होता है, तो वो स्वतंत्र है। उसको आप जंगल में छोड़ सकते हैं, स्वतंत्र है तो नहीं छोड़ सकते ना। माता पिता स्वतंत्र है, घर में भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन माता पिता के कुछ नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ते हैं। क्या? गाली नहीं देनी भाई, बड़ों को आपसे बोलना है, गाली नहीं देनी है, हर समय खेलना नहीं है, हर समय टीवी नहीं देखना। तो आप फ्री तो हैं, लेकिन कुछ नियम कायदे के दायरों में है। बस बच्चे, नियम कायदों का दायरा जो होता है स्वतंत्रता के साथ, इसी को गणतंत्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणतंत्रता। और संविधान कानून जहां लागू होंगे और जहां का हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? चुना हुआ होगा राष्ट्रपति, तो वो देश कैसा कहलाएगा? गणतंत्र देश कहलाएगा। इसीलिए चूंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, नियम कायदे लागू हुए, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र तो आप 15 अगस्त 1947 को हो गए, लेकिन स्वतंत्र तो जानवर भी है, भैंस है, कुत्ते हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन इंसान को वैसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। इंसान को स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं भी लगानी होती हैं, और वो कौन लगाता है? संविधान। वो कौन लगाते हैं? नियम और कानून। और नियम कानून कौन है? संविधान है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गणतंत्रता दिवस कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे हम, लेकिन नियम कानून किस दिन लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्रता में स्वतंत्रता नियम और कानून के साथ, सीमा दायरों के साथ होती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं और इसको खत्म करता हूँ। संविधान पूरी तरह से हमने लागू करा दिया, आपने देखा, और क्यों इस दिन लागू हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा आधुनिक भारत में कि जब लाहौर अधिवेशन पे पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ था और पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, तो लाहौर नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, जो लाहौर के पास है, रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया गया था भारत का पहली बार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि कुछ फैक्ट आ जाते हैं, जैसे कि भाई सबको पता है संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक, तो भारतीय लगा लेना इस पे, मैंने लगाया नहीं, छोड़ो तुम लगा लेना। संविधान का जनक, तो संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। मनु क्यों कहा जाता ये देख लेंगे। हालांकि मनुवाद के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, उस तरफ नहीं जाऊंगा, विचारधाराओं की तरफ। मनु जो थे, आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, तो मनुस्मृति प्राचीन भारत में एक नियम कानूनों का संग्रह था, जिसके अकॉर्डिंग हिंदू लोग जो थे वो क्या करते थे? काम करते थे। उसमें सामाजिक नियम हुआ करते थे, जिनके अनुसार समाज चलता था, हिंदू समाज चलता था। और ये आज का कानून है, तो इसलिए आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। भारत संविधान का शिल्पकार कहते हैं इनको। संविधान का क्या कहते हैं? शिल्पकार कहते हैं। तो आपको पता होगा, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत फैक्ट जो आजकल आते नहीं है कि भाई निर्माण कितने समय में हुआ, दुनिया जानती है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुछ कहते हैं खर्च कितना आया? खर्च लगभग 64 लाख आया। आज की डेट में इतनी बड़ी कोई चीज बन जाए तो बच्चों 64 करोड़ से भी ऊपर खर्च आएगा। ठीक है, खैर आजकल के नेताओं को आप जानते हैं, एकदम पैसा बटोरने वाले लोग होते हैं, तो खैर छोड़िए उनको, हमें उनके विषय में बात नहीं करनी है।
निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और खर्च था इनका 64 लाख। जो खर्च समितियों को बनाने में या सरकारी खर्च में या संविधान निर्माण के खर्च में आया था कंप्लीटली, तो वो खर्च था। तो बच्चों आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। संविधान सभा का निर्माण हमने करा दिया, संविधान सभा से संविधान बनवा दिया, उसके अंदर प्रारूप समितियों को पढ़ लिया, समितियों के अध्यक्षों को पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ेंगे कि अब भारतीय संविधान जब बन चुका है तो संविधान की हमारी प्रकृति कैसी है, टेंडेंसी कैसी है, नेचर कैसी है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का की प्रकृति कैसी है, वो नम्य है, अनम्य है, मतलब लचीला है या कठोर है, उसकी प्रकृति संघीय है, अर्ध संघीय है, किस तरह की प्रकृति उसकी है। तो ये पढ़ने वाले हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। और बच्चे आपको अगर अच्छा लग रहा है, देखो ये सब बातें किताब में लिखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोई सी भी किताब उठाओ, छोटी बड़ी, सब में लिखी हुई मिलेंगी ये चीज़ें। तो टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम है शब्दों के अर्थों को समझाना। हर सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली होती है हर सब्जेक्ट की। जब आप केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, तो वो उस विषय की क्या है, शब्दावली है। संविधान पे आओगे तो अधिनियम पढ़ोगे, कानून पढ़ोगे, है ना, स्वतंत्रता पढ़ोगे, गणतंत्रता पढ़ोगे, लोकतंत्र पढ़ोगे। तो इनको समझना विषय का ज्ञान होता है। भाई लिखा तो सब जगह है, टीचर का काम क्या है, इन शब्दावलियों को बताना। अब मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको, संविधान का जनक, ये मेरे बताने की चीज नहीं है, हर किताब में लिखी है और तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि जनक भी जानते हो, का भी जानते हो, संविधान भी जानते हो। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि प्रारूप समिति थी क्या, क्यों बनी थी, प्रारूप का क्या अर्थ है, ये काम मेरा है। तो बच्चे टर्मिनोलॉजी को जानना, लॉजिक्स को जानना, जैसे कहानी बतौर मैंने बताया, तो इसी तरह से मैं पूरा संविधान पढ़ाऊंगा। आप पढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करते रहिए जिससे उन लोगों को फायदा मिल सके। बाकी मन है कोई लाइक करे ना करे, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो देख रहे हैं, उनके लिए नहीं जो देख ही नहीं रहे हैं, उनसे मुझे कोई मतलब भी नहीं है बेसिकली। बाकी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसा तो है नहीं कुछ यहाँ ऐसा चल रहा है जिसमें ज्ञान ना मिल रहा हो, नॉलेज ना हो। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।